हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा है आपके पास्ट 1 वीक में, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। नाउ एज यू नो हमारे सोर्सेज क्या रहते हैं, ये 9 सोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। सो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट। सो बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपको यूपीएससी में जो कवर करने होते हैं वहीं से हमने न्यूज़ ले रखी है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है द वक्फ अमेंडमेंट बिल ना। ये काफ़ी ज़्यादा आपको न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्प्यूट भी हो रहा है, राइट। सो अब आपको बात देखने को मिलता है कि जेपीसी को ये सौंप दिया गया है। सो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बेसिकली बैठती है उसको ये सौंप दिया गया है एंड इसके बाद देखा जाएगा क्या क्या अमेंडमेंट्स देखी जाएंगी, राइट। लेकिन इस बिल में किन अमेंडमेंट्स की बात की गई है दैट वी विल डिस्कस। सो आप देख सकते हैं द वक्फ अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024 इज लिस्टेड फॉर इंट्रोडक्शन by Minority Affairs Minister Kiren Rijiju in लोक सभा। सो आप देख सकते हैं मेजर हाइलाइट्स क्या रही हैं। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये अमेंड करेगा 1995 के एक्ट को। वक्फ एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रीनेमिंग ऑफ वक्फ एक्ट, रीनेम करा जाएगा। सो बेसिकली पहले वक्फ एक्ट एग्जिस्ट करता था, नाउ बेसिकली क्या है, इसको नाम ही चेंज कर दिया गया है। इट इज यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1995। सो फर्स्ट जो चीज आपको देखने को मिलती है, ये स्टेट एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वहां पर नाम ही चेंज कर दिया गया है, ठीक है। सो द नेम हैज बीन चेंज्ड ना। अभी चेंज नहीं किया गया क्योंकि बिल है, ठीक है। सो जब बिल एक्ट बन जाएगा तभी इसका नाम भी चेंज आपको देखने को मिलेगा। क्लैरिटी है। नाउ अब डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर क्लियरली डिफाइन किया है वक्फ को, to any person practicing Islam for at least 5 years and having ownership of such property and ensure that the creation of waqf aulad does not lead to denial of inheritance rights to the women. So basically this is very important. यहाँ पर जो inheritance rights to women है उसको यहाँ पर empower किया गया है and basically आपको देखने को मिलता है initially वक्फ ट्रस्ट जो बेसिकली बनता था वहां पर आपको रिप्रेजेंटेशन वुमेन की नहीं देखने को मिलती थी ना। ये जो न्यू बिल है यहाँ पर क्या प्रेजेंट किया जा रहा है कि यहाँ पर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन भी हो। सो बेसिकली वक्फ होता क्या है इसको समझ लीजिए। सो अगर कोई मुस्लिम है वो लास्ट 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है, सो जो भी प्रॉपर्टी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है अगर उसने वो वक्फ को दे दी है, किसको दे दी है, वक्फ को दे दी है, तो सारे राइट्स अपनी प्रॉपर्टी पे खो देता है और ये प्रॉपर्टी किसको दे देता है, वक्फ को दे देता है। सो बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टी करता क्या है, वक्फ क्या करता है, वहां पर वेलफेयर एक्टिविटीज करेगा, ठीक है। सो बेसिकली अपनी प्रॉपर्टी आप वक्फ को दे देते हैं तो आप उस पे सारे राइट्स अपने खो देंगे। एंड इसमें क्या स्पेसिफिकली बोला है, इट डज नॉट लीड टू द डिनायल ऑफ इनहेरिटेंस टू द वुमेन। सो बेसिकली अगर आपने देखा है अगर हम इनहेरिटेंस राइट्स की बात करते हैं तो जो इस्लामिक लॉज हैं वहां पर आपको देखने को मिलता है इनहेरिटेंस राइट्स लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अगर कोई प्रॉपर्टी में इनहेरिटेड राइट वुमेन का है तो उनका पूरा हक बनता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर वो विमेन की इनहेरिटेड राइट विमेन का है तो आप उसको वक्फ के लिए अगर आप दे देते हैं, वही प्रॉपर्टी को वक्फ के लिए दे देते हैं तो उस पे इनहेरिटेंस राइट्स विमेन के खत्म नहीं हो जाएंगे। तो विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, राइट। नाउ ओमिशन करी गई है, दैट इज द प्रोविजंस रिलेटेड टू द वक्फ बाय यूजर। इट ऑल्सो सीक्स टू omit सेक्शन 40। सेक्शन 40 को omit किया गया है रिलेटिंग टू द पावर्स ऑफ द बोर्ड टू डिसाइड इफ अ प्रॉपर्टी इज अ वक्फ प्रॉपर्टी। नाउ द मेजर प्रॉब्लम दैट लाइड विद दिस, अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई, मान लो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये जो लैंड है ये वक्फ की लैंड है, कल को इस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट होता है तो जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड ही है, वो ही डिसाइड करता था, मतलब कोई और डिसाइड नहीं करेगा, थर्ड पार्टी नहीं डिसाइड करेगी, वक्फ ही डिसाइड करेगा कि ये वक्फी प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो बेसिकली क्या है, आप अपने ही केस में क्या बने हुए हैं, जज बने हुए हैं। तो बेसिकली इसको ओमिट करने की बात की जा रही है क्योंकि यहाँ पर किसको ज्यादा पावर्स दे रखी हैं, वक्फ बोर्ड को ज्यादा पावर्स दे रखी हैं, यही डिसाइड करेंगे कि ये वक्फी प्रॉपर्टी है कि नहीं है। इसलिए आपको देखने को मिलता है सेक्शन 40 को ओमिट किया जाएगा ना। आप देख सकते हैं वक्फ, एज आई टोल्ड यू, ये बेसिकली क्या है, आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस अंडर इस्लामिक लॉ। वंस डेजिग्नेटेड एज अ वक्फ, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग द वक्फ टू अल्लाह मेकिंग इट इर्रिवोकेबल, ठीक है। सो आप आज अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी दे दी वक्फ को और कल को आप डिमांड करते हो नहीं जी मुझे तो प्रॉपर्टी वापस चाहिए, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। वंस you've गिवन द प्रॉपर्टी टू वक्फ, वो वक्फ की ही रहेगी।
क्लैरिटी है, ठीक है। नाउ दीज प्रॉपर्टीज आर मैनेज्ड बाय मुत्तवल्ली। मुत्तवल्ली की अगर बात करते हैं तो बेसिकली वो उस जगह को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। सो बेसिकली ही बिकम्स द मैनेजर ऑफ द वक्फ, उसको कहा जाता है मुत्तवल्ली, ठीक है जी। नाउ अगर हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड जो है, दे कंट्रोल अप्रोक्सीमेटली 8.7 लाख प्रॉपर्टीज स्पैनिंग 9.4 लाख एकर्स, ठीक है। एंड एस्टिमेटेड वैल्यू कहा गई है इट इज 1.2 लाख करोड़। इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है वक्फ के पास। ना एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की अगर बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी की गए हैं। इट प्रोवाइड्स द फंक्शंस ऑफ सर्वे कमिश्नर टू द कलेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर ड्यूली नॉमिनेटेड बाय द कलेक्टर फॉर द सर्वे ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। सो बेसिकली यहाँ पर डीसीज को पावर दे दी गई है कि वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं वक्फ प्रॉपर्टीज का। प्रोवाइडेड फॉर अ बोर्ड बेस्ड कॉम्पोजिशन ऑफ द सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड्स एंड इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन। सो इनके बोर्ड्स में जो वक्फ बोर्ड एग्जिस्ट करते हैं, जो एक्चुअली में मैनेजमेंट करते हैं, इन वक्फ बोर्ड में विमेन की भी रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि पहले विमेन एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहाँ पर विमेन रिप्रेजेंटेशन को भी डिमांड किया गया है, ठीक है। एंड इवन द नॉन मुस्लिम्स। सो ऐसा नहीं कहा जा रहा कि वक्फ का जो हेड बन जाए वो एक नॉन मुस्लिम हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मुस्लिम डिनोमिनेशन है। क्योंकि मुस्लिम डिनोमिनेशन है तो हमारा आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि जो भी हेड बनेंगे वो बेसिकली उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से ही होने चाहिए। तो ऐसा नहीं कहा गया कि यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड का हेड हो वो एक्चुअली में कोई नॉन मुस्लिम बन जाए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड एग्जिस्ट करता है तो उसमें विमेन की रिप्रेजेंटेशन भी हो और यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स भी आ सकें, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक बड़ा बोर्ड है जो एक्चुअली में इसका मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। क्लैरिटी है। नाउ streamlining the manner of registration of works through a central portal and database and providing for a detailed procedure for mutation as per revenue laws. So basically यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी रजिस्ट्रेशन करनी है, नई वक्फ बनानी है, तो बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन है वक्फ की वो कैसे हो, एक डेटाबेस, नेशनलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस आपको देखने को मिले एंड बेसिकली ट्रांसपेरेंट हो, सिंपल एज दैट, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया गया है। Now the bill seeks to provide for the establishment of separate board of औकाफ एंड बोहराज एंड आगा खानीज। ना देखिए, अगर आपको देखने को मिलता है, देखो इस्लाम में भी ना बहुत सारी बाइफिकेशंस है, जैसे हिंदू रिलीजन में भी आपको बहुत सारी बाइफिकेशंस, कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शंस देखने को मिलती हैं। ऐसे ही अगर हम इस्लाम में बात करते हैं तो इस्लाम में भी डिस्टिंक्शंस हैं। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो आज प्रेजेंटली वक्फ बोर्ड्स देखने को मिलते हैं, वहां पर ना ही रिप्रेजेंटेशन आगा खानीज की है, ना ही बोहराज की है। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पर एक सेपरेट बोर्ड बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? सेपरेट बोर्ड बनाया जाएगा फॉर औकाफ एंड बोहराज एंड आगा खानीज, उनके लिए अलग से सेपरेट बोर्ड बनाया जाएगा वक्फ का, ठीक है जी। सो बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और अदर बैकवर्ड क्लासेस से लिया जाएगा अमंग दी मुस्लिम कम्युनिटीज। सो मुस्लिम कम्युनिटीज के ही जो लोअर सेक्शंस हैं, सो जो डिसएडवांटेज वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए एक सेपरेट बोर्ड बनाया जाएगा। नाउ वक्फ के बारे में मैं बता चुकी हूँ। वक्फ का मतलब भी क्या होता है? डिटेंशन और कन्फाइनमेंट एंड प्रोहिबिशन। एज पर इस्लाम इट इज द प्रॉपर्टी दैट इज नाउ अवेलेबल ओनली फॉर द रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस एंड एनी अदर यूज ऑफ और सेल ऑफ द प्रॉपर्टी इज प्रोहिबिटेड। सो बेसिकली यहाँ पर प्रोहिबिट किया जाता है कि आप सेल करो, क्योंकि अगर आपने एक बारी प्रॉपर्टी दे दी वक्फ को, वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है एंड इवेंचुअली वो सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल पर्पसेस या रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूटिलाइज की जाएगी, ठीक है जी। नाउ एज पर शरिया लॉ, वंस वक्फ इज एस्टैब्लिश्ड एंड द प्रॉपर्टी इज डेडिकेटेड टू वक्फ, इट रिमेन्स एज प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी फॉर एवर। हमेशा के लिए वो वक्फ की प्रॉपर्टी बन जाती है। क्लैरिटी है, ठीक है जी। नाउ सेंट्रल वक्फ काउंसिल की अगर बात करते हैं तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स दैट वाज सेट अप इन 1964 एज पर द प्रोविजंस ऑफ वक्फ एक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर आपको सेंट्रल बॉडी देखने को मिलती है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हाउएवर द रोल ऑफ काउंसिल वाज एक्सपैंडेड। इसको एक्सपैंड किया गया था कब? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013 में ही इसको अमेंड किया गया था। एंड बेसिकली इस काउंसिल को अब एम्पावर किया गया है कि ये रिकमेंडेशंस दे सकती है, एडवाइस दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट वक्फ बोर्ड्स को। नाउ ये जो काउंसिल है, इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन हु इज द यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ वक्फ, जो भी यूनियन मिनिस्टर हैं इन चार्ज ऑफ वक्फ, एंड अदर सच मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 20 इन नंबर। तो चेयरपर्सन प्लस 20 मेंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, which is appointed by the government of India. Government of India ही इनको अपॉइंट करती है। Now as per section 40, जो section 40 है, बेसिकली इसको omit करने की बात की जा रही है। The State Waqf Board is empowered to decide any question which arises as to whether a particular property is a waqf property or not, or whether a waqf is a
सुन्नी वक्फ और शिया वक्फ। ना प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर सेक्शन 40 को ओमिट करने की बात की जा रही है ना। सेक्शन 40 में क्या लिखा था कि कल को अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट होता है तो भाई जज कौन बनेगा, वक्फ ही बनेगा, जो वक्फ बोर्ड है वो ही डिसाइड करेगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है। ये अमेंडमेंट आपको 2013 में देखने को मिलती है, जिससे वक्फ बोर्ड को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया गया था। ठीक है, सो बेसिकली आप अपने ही केस में जज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप अपने केस में जज हैं तो आप अपने लिए ही डिसीजंस लेंगे। ठीक है, तो ये जो बायसनेस है, इस बायसनेस को हटाने की बात की गई है। Clarity है। Now, practice an MCQ regarding this. With reference to waqf, consider the following statements. A waqf is an inalienable charitable endowment under Islamic law. The state waqf boards were established by the union government. आपको बताना है correct statements कौन सी हैं, one only, two only, both one and two, or is it D, neither one nor two? बहुत easy question है। हाँ जी, so वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपका बन जाता है ए, क्योंकि जो स्टेट वक्फ बोर्ड्स है ऑब्वियस सी बात है इसको कौन एस्टैब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही एस्टैब्लिश करेगा। ठीक है, इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, बाकी आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्लैरिटी है। सो दिस वाज न्यूज नंबर 1, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आजकल इस पे डिबेट्स चल रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 years ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। Now, the Prime Minister commemorated the 5th anniversary. 5वीं एनिवर्सरी आपको देखने को मिलती है जब हमने एब्रोगेट किया था आर्टिकल 370 को और 35A को थ्रू एन एक्ट विच वॉज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। सो उस एक्ट के तहत हमने दोनों ही आर्टिकल्स 370 और 335A को ओमिट एब्रोगेट कर दिया है। नाउ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट रिवोक्ड स्पेशल स्टेटस। सो जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दिया हुआ था वहां पर हमने इसको रिवोक किया है और इसकी ही इंप्लीमेंटेशन से हमने 2 यूटीज बना दी, जम्मू एंड कश्मीर अलग और लद्दाख अलग। ठीक है ना, आर्टिकल 370 की बात करते हैं तो इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन 1949 टू ग्रांट अ स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ऑटोनॉमी होगी इंटरनल मैटर्स में, एक्सेप्ट कौन कौन से, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपको देखने को मिलेगा। बाकी सारे मैटर्स कौन देखेगा, जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेचर देखेगी। एंड आर्टिकल 35A को कैसे किया गया था, यहां पर ग्रांट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स को एज परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, सो बेसिकली यहां पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर हैज द अथॉरिटी टू होम विच आर परमानेंट रेजिडेंट्स और नॉट। तो एक तरह से आर्टिकल 35 में ये बताया गया था कि कौन जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स होंगे और वो भी कौन डिसाइड करेगा, सिर्फ और सिर्फ उनकी स्टेट लेजिस्लेचर। क्लैरिटी है। ठीक है, इन 2023 द सुप्रीम कोर्ट इन अ 5-0 यूनानिमस रूलिंग अपहेल्ड द सेंटर्स एब्रोगेशन। सो सेंटर ने जो एब्रोगेट किया था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट गई थी, ये पिटिशन गई थी कि भाई ये जो 370 को एब्रोगेट किया गया है ये गलत किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 5-0 से वर्डिक्ट दिया था कि सेंटर की जो एब्रोगेशन है ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A इज वैलिड है। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी है। इंपैक्ट्स क्या हुए हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर एंड ऑफ सेपरेटिज्म आपको देखने को मिलता है, 70% टोटल टेररिज्म डिक्लाइन हुआ है, 81% आपको रिडक्शन देखने को मिलती है सिविलियन डेथ्स में। तो मेजर चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं एंड बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर हैज नो लॉन्गर इट्स ओन फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और पीनल कोड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लागू है, ये हमारे सेंटर का ही लागू है। ठीक है, टूरिज्म एंड ट्रेड हैव इंक्रीज्ड, टूरिज्म एंड ट्रेड इंक्रीज हुआ है एंड रिडक्शन इन स्टोन पेल्टिंग। लेकिन आपको देखने को मिल रहा है कुछ इंस्टांसेस, जो रीसेंट इंस्टांसेस आपको देखने को मिल रहे हैं जम्मू में इंक्रीज हुए हैं, रादर पहले कश्मीर में आपको टेररिज्म ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको जम्मू स्पेसिफिक टेररिज्म देखने को मिल रहा है, क्योंकि कश्मीर में काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है कि जो आर्मी है उन्होंने काफी ज्यादा कंट्रोल किया है, इसलिए जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो अब किस तरफ मूव कर रही हैं, इट इज मूविंग टुवर्ड्स जम्मू एंड इवेंचुअली देखा जाएगा यहां पर भी टेररिस्ट एक्टिविटीज को कम किया जाएगा। क्लैरिटी है। ठीक है, सो ये आपको इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं। नाउ प्रैक्टिस एन एमसीक्यू, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिकल 35A। इट पर्टेन्स टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट रेजिडेंट एंड अदर स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। आर्टिकल 35A हैज बीन एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th अमेंडमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है 1 and 2, 1 only, 3 only, और इज D 1 and 3 only। अगेन वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज A 1 and 2, क्योंकि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 44th अमेंडमेंट से नहीं बट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ऐड किया गया था। किससे किया गया था? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1964। ठीक है, सो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लाया गया था, ना कि
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से. दैट इज वाई थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं. लोकसभा पासेस अप्रोप्रिएशन बिल फॉर 2024. सो एज यू नो आपको बजट सेशन देखने को मिला आफ्टर द न्यूज लोकसभा हैज बीन मेड. तो आपको ये रिसेंट जो सेशन, जो जनरली मॉनसून सेशन होता है, अब आपको ये बजट सेशन देखने को मिला जहां पर बजट को इंट्रोड्यूस किया गया एंड इवेंचुअली अप्रोप्रिएशन बिल पास किया गया. नाउ एज यू नो अप्रोप्रिएशन बिल इज द सेकंड लास्ट स्टेप ऑफ द कंप्लीशन ऑफ बजट. अगर आपने बेसिक पॉलिटी पढ़ ली है आपको पता होगा अप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद फाइनेंस बिल पास होता है एंड इवेंचुअली दैट इज द एंड ऑफ बजट, राइट. सो ये सेकंड लास्ट स्टेप होता है और ये लोकसभा में पास हो चुका है. नाउ ये बेसिकली क्या होता है, अगर हम अप्रोप्रिएशन बिल की बात करते हैं तो अप्रोप्रिएशन बिल क्या है, जो भी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स थी, जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं अब उसको मान लिया गया है एंड इवेंचुअली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उतना फंड आपको दे दिया जाएगा. तो अप्रोप्रिएशन बिल किसके लिए होता है कि हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उतना पैसा निकाल सकें. क्लैरिटी है, ठीक है. नाउ इट इज अ क्रूशियल लेजिस्लेटिव मेजर दैट ऑथराइजेस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हैव देयर फंड्स. एज आई टोल्ड यू ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अपना पैसा निकाल सके, इसीलिए अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है. दिस बिल इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है. सो एज यू नो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल का आपको टाइम पीरियड देखने को मिलता है, बट ये क्योंकि न्यू लोकसभा बैठी थी जिसकी वजह से जो बजट है उस टाइम इंटरिम बजट लाया गया था, अब आपको फुल बजट देखने को मिलता है. सो जनवरी में आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट की स्पीच होती है, दैट इज मोशन ऑफ थैंक्स जिसको कहा जाता है. एज यू नो आपने स्टैटिक पॉलिटी में इसको पढ़ा होगा. 1 फरवरी को प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है, एडजर्नमेंट की जाती है फॉर 3 to 4 वीक्स. यहाँ पर रिसेस आपको देखने को मिलती है. 1 to 2 मार्च में आपको रीअसेंबली देखने को मिलती है एंड यहाँ पर आपको वोट ऑन अप्रोप्रिएशन बिल देखने को मिलता है एंड लास्टली आपको क्या देखने को मिलता है, वोट ऑन फाइनेंस बिल, ठीक है. तो लास्ट स्टेप क्या होता है, इट इज वोट ऑन फाइनेंस बिल. क्लैरिटी है, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा. नाउ की हाइलाइट्स देख लेते हैं. सो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन किया गया था. द स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला, गिलोटीन डिस्कशंस. ना गिलोटीन मोशन आपने जरूर पढ़ा होगा जब आपने पार्लियामेंट सेशन पढ़ते हो, तो आप हमेशा पढ़ते हो गिलोटीन. गिलोटीन का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी डिस्कशन यहाँ पर जो डिस्कशन है उसको स्टॉप किया जाता है और सीधा वोट करवा लिया जाता है, जिसको कहा जाता है गिलोटीन. तो बेसिकली जो बजट है, क्योंकि एक मनी बिल है और मनी बिल पे ज्यादा पावर्स किसकी होती है, लोकसभा की होती है. राज्यसभा के पास कोई पावर्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इसीलिए आपको देखने को मिलता है यहाँ पर गिलोटीन मोशन लाया जाता है जिसमें डिबेट्स एंड डिस्कशंस को रोक दिया जाता है एंड सीधा इट इज पुट टू वोट. ठीक है जी, क्लैरिटी है. सो यहाँ पर गिलोटीन करी गई डिस्कशंस एंड इवेंचुअली अप्रोप्रिएशन बिल को पास किया गया. सो फाइनेंशियल प्रोविजंस, द बिल आउटलाइंस द स्पेसिफिक अमाउंट्स. सो जो भी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर मैंने जो भी यहाँ पर एलोकेशंस मांगी हैं वो वहां से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल ली जाती हैं. कैसे, अप्रोप्रिएशन बिल पास करके. नाउ बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर वेलफेयर स्कीम्स को प्रमोट किया जाता है. इंपॉर्टेंस की अगर बात करते हैं तो ये एसेंशियल सर्विसेज और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, क्योंकि आप एक भी पैसा आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाल सकते हैं अगर आपने अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं करवाया है. इसीलिए अप्रोप्रिएशन बिल पास करके जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं उसको रिलीज कर दिया जाता है, जो फंड्स चाहिए होते हैं किसके लिए, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स. राइट. सो इट रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया जाता है एंड ये एक वाइटल लेजिस्लेटिव मेजर है. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो एज यू नो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट का होता है वो सारा ही कहां पर जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है. एंड इवन जो लोन्स लिए जाते हैं तो उस पर प्लेज क्या किया जाता है, इट इज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सो नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम फंड विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट. इसमें से एक भी पैसा नहीं निकल सकता है जब तक आप अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं करवा लेंगे. ठीक है जी. सो आप यहां पर देख सकते हैं इन लेजिस्लेटिव टर्म्स अ गिलोटीन का मतलब क्या होता है, टू एक्सपर्टाइट द पैसेज ऑफ financial business by grouping it together, a common practice in the Lok Sabha during the budget session. So as I've told you, guillotine का मतलब क्या है, अब no more discussions, सीधा it is put to vote. It is guillotine. और guillotine motion ज्यादातर आपको बजट सेशन में ही देखने को मिलता है. ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि लोकसभा के पास ही ज्यादा पावर्स होती हैं, तो जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है उसी की जिम्मेवारी होती है बजट को जल्दी से जल्दी पास करवाना, क्योंकि एज सच राज्यसभा की से ही नहीं होती इसमें, वो सिर्फ डिले कर सकता है 14 दिन के लिए एंड दैट्स इट. ठीक है. सो अप्रोप्रिएशन बिल को पास करवा लिया गया है. नाउ प्रैक्टिस एंड एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस, आपसे बजट के बारे में पूछा है. इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फ्यूचर पीरियड, सेटिंग आउट प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर एंड मींस ऑफ फाइनेंसिंग इट. आर्टिकल 111
of the Constitution requires the government to present to Parliament a statement of estimated receipts and expenditure in respect of every financial year. आपको करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, और इज इट डी, नीदर 1 nor 2. अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए. ओके, लेट्स सी द आंसर. आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज ओनली 1. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 112 होता है. ठीक है, सो इसीलिए आपको आर्टिकल गलत दे रहा है, इसलिए आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है. बाकी बिल्कुल ठीक है. यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाती है फॉर अ फ्यूचर पीरियड. सो ऐसे ही बताया जाता है कि भाई हम क्या क्या करेंगे और किस तरह से हमें फंडिंग्स चाहिए. ठीक है जी. सो दिस इज प्रैक्टिस एमसीक्यू वी डिस्कस्ड. नेक्स्ट आता है एससी अपहोल्ड्स एलजी's पावर टू नॉमिनेट ऑल्डरमैन. ना ऑल्डरमैन क्या होता है दैट वी विल सी. सो बेसिकली जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ के जो काउंसलर्स हैं उनको जब हम प्रेजेंट करते हैं तो उसको ऑल्डरमैन कहा जाता है. ना बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिल्ली ने ये कहा है, upheld the Delhi LG जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है पावर टू नॉमिनेट ऑल्डरमैन. सो बेसिकली यहाँ पर रीआइट्रेट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब हम नॉमिनेशंस की बात करते हैं तो नॉमिनेटेड मेंबर्स आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो देखने को मिलते हैं उन्हीं को ऑल्डरमैन कहा जाता है. और ये कहा गया है कि ये पावर किसके पास है, एलजी के पास है. ठीक है, सो रीआइट्रेट किया गया है कि एलजी की पावर आपको देखने को मिलती है दैट इज इन दी यूटीज विद लेजिस्लेचर. नाउ आप देख सकते हैं इन जनवरी 2024 द दिल्ली एलजी nominated 10 aldermen, a move that significantly impacted the functioning of MCD. ना बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर जो 10 aldermen है वो नॉमिनेट कर दिए गए किसके द्वारा, एलजी के द्वारा. However, the legality of this nomination was challenged. अब जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने इसको चैलेंज किया कि भाई आप कैसे नॉमिनेट कर सकते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी को रीआइट्रेट किया कि एलजी के पास पूरी पावर्स एग्जिस्ट करती हैं और वो 10 aldermen यहाँ पर नॉमिनेट कर सकते हैं. नाउ एसटी का वर्डिक्ट क्या है, तो एज आई टोल्ड यू यहां पर आप देख सकते हैं 15 months of deliberation, the Supreme Court finally clarified that the LG's authority and had ruled that the center appointed LG has explicit powers to nominate aldermen without requiring the aid and advice of the Council of Ministers. So basically dispute ही इस पे था, क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं प्रेसिडेंट का भी रोल पढ़ते हैं तो हम कहते हैं भाई प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स एग्जिस्ट नहीं करती है, इवन इन द वीटो पावर्स उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं. एंड इवेंचुअली वो सारा काम किससे पूछ के करना होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से. ना यहाँ पर जब एलजी ने 10 कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर दिया ऑल्डरमैन में इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सो बेसिकली जो एमसीडी थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, वहां पर एलजी ने 10 लोगों को नॉमिनेट कर दिया विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको डिस्प्यूटराइज होता हुआ दिखा एंड इवेंचुअली जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो चैलेंज किया इस डिसीजन को. और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई एलजी के पास पूरी पावर्स हैं और विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये नॉमिनेट कर सकते हैं ऑल्डरमैन को इन दी एमसीडी. क्लैरिटी है, ठीक है. नाउ इट कम्स एज अ मेजर डेवलपमेंट इन ऑनगोइंग टसल्स बिटवीन दी एलजी एंड दी स्टेट लेजिस्लेचर. Verdict clarifies that LG's authority and ensures that the nomination process for aldermen remains legally valid. तो अगर आपने नहीं भी पूछा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, कोई आपने यहाँ पर रिकमेंडेशन ली भी नहीं है, तब भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं. तो एलजी को यहाँ पर क्या कर दिया है, पावरफुल बना दिया है. ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दी हैं. ना ऑल्डरमैन होता क्या है, एज आई टोल्ड यू, ये बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 में दे आर इंडिविजुअल्स दैट आर नॉमिनेटेड बाय द एलजी. सो जो नॉमिनेट करे जाते हैं उनको ऑल्डरमैन कहा जाता है. नाउ दे मस्ट बी अबव 25 years of age and possess special knowledge or experience in municipal administration. So उनको एलजी नॉमिनेट कर सकता है. Although aldermen do not have voting rights in MCD meetings, they serve on ward committees within their respective zones and play a crucial role in MCD's function. Now what is important, इनके पास ना वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, they do not have वोटिंग राइट्स, बट जो वार्ड कमिटीज होती हैं तो वार्ड कमिटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, सो दे डू नॉट हैव द वोटिंग राइट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है. क्लैरिटी है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है ऑल्डरमैन, इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है. ना वार्ड कमिटीज क्या है, तो एज यू नो अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली को 12 जोन्स में बांट दिया गया है और हर वार्ड में आपको वार्ड कमिटी देखने को मिलती है. So जो aldermen है, they are part of these committees. So aldermen, they are now the part of these committees alongside elected representatives. The ward committees play a critical role in MCD governance. So they play a critical role in MCD governance.
Now, each ward committee elects a member to join MCD standing committee during its first meeting, and aldermen participate in these elections and can stand as candidates for membership in standing committees. So basically इन standing committees में जो aldermen है वो खड़े हो सकते हैं. तो basically functioning को ये बहुत ज़्यादा एक तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडिंग कमिटीज का पार्ट बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, और जो भी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो वार्ड कमिटीज में पार्टिसिपेट करते हैं. दो इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है अगर हम एमसीडी की बात करते हैं, लेकिन ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वार्ड कमिटीज में. ठीक है जी. सो दिस इज वार्ड कमिटीज एंड एमसीडी स्टैंडिंग्स. ना इंपॉर्टेंस क्या है स्टैंडिंग कमिटीज की, तो आप देख सकते हैं व्हाइल मेयर इज द नॉमिनल हेड ऑफ एमसीडी, द स्टैंडिंग कमिटी इफेक्टिवली मैनेजेस. तो बेसिकली मैनेजमेंट किसके पास होती है? इट इज विद दी स्टैंडिंग कमिटीज ओनली. दैट इज वाई ये जो डिसीजन है ये एक तरह से आपको एक लैंडमार्क डिसीजन देखने को मिलता है. ठीक है. सो मेयर तो नॉमिनल है, लेकिन जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जिसके पास रियल पावर्स हैं, वो स्टैंडिंग कमिटीज के पास ही हैं, क्योंकि वो ही सारी मैनेजमेंट करते हैं. इट कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल्डरमैन इन द वोटिंग प्रोसेस. नाउ ये कॉन्स्टिट्यूट करी ही नहीं जा सकती जब तक ऑल्डरमैन यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. तो आप देख सकते हैं इन इट कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल्डरमैन इन वोटिंग प्रोसेस. द रिमेनिंग 6 members of the standing committee are directly chosen by MCD House after mayoral elections. So जब mayoral elections हो जाते हैं तो जो ये remaining 6 members हैं standing committee के, जैसे ही मेयरल इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रिमेनिंग 6 members हैं ऑफ द स्टैंडिंग कमिटीज, दे आर डायरेक्टली चोजन बाय द एमसीडी. एमसीडी यहाँ पर डायरेक्टली उसको चूज करती है. ठीक है जी. क्लैरिटी है. आई होप ऑल्डरमैन समझ आया होगा, वार्ड कमिटी समझ आई होंगी, स्टैंडिंग कमिटीज क्या होती हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दैट यू हैव रेड. ठीक है जी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. ना एलजी के बारे में जान लेते हैं. तो आप देख सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और ऑफ 5 ऑफ इंडियाज 8 यूनियन टेरिटरीज. 5 यूनियन टेरिटरी में आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलते हैं. ना जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ही अपॉइंट करते हैं इनको, एलजी को. कितना टेन्योर रहता है? 5 साल का टेन्योर रहता है, एंड दे सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर बात करते हैं तो ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड रिप्रेजेंटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देयर रोल इज लार्जली सेरेमोनियल ही है, क्योंकि ज्यादा पावर्स तो किसके पास है? वो तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर के पास ही देखने को मिलती हैं. ना जो एलजी है वो एग्जीक्यूटिव पावर्स अपनी कैसी एक्सरसाइज करता है? एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज हेल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर. नाउ दे हैव डिस्क्रिशनरी पावर्स. एलजी के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को, लैंड के लिए, पुलिस के लिए. ये सारी पावर्स किसके पास हैं? ये एलजी के पास हैं, ये चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है. तो कुछ पावर्स किसको दे रखी हैं? डायरेक्टली एलजी को. नाउ ही कैन समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली. जैसे प्रेसिडेंट में आपको देखने को मिलता है, अगर कोई भी यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा को, बेसिकली राज्यसभा तो डिसॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन अगर लोकसभा को यहाँ पर डिसॉल्व करना है तो किसकी पावर है? प्रेसिडेंट की पावर है. तो ऐसे ही एलजी की पावर आपको देखने को मिलती है. ये समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, और यहाँ पर डिसॉल्व कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को. नाउ दे कैन ऑल्सो रिजर्व सर्टन, जैसे गवर्नर क्या करता है? गवर्नर रिजर्व करता है कुछ बिल्स, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए. ऐसे ही एलजी भी जो भी यहाँ पर लेजिस्लेचर्स के बिल्स हैं उनको रिजर्व कर सकता है, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए. ठीक है. सो एलजी के पास पावर्स एग्जिस्ट करती हैं. एलजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए यूटी की, एंड कैन अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर्स भी अपॉइंट कर सकता है एलजी. ठीक है जी. आई होप ऑल्डरमैन के बारे में आपको समझ आया होगा. ना एमसीडी के बारे में आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है, द ऑल्डरमैन इन दिल्लीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. दे आर इंडिविजुअल्स नॉमिनेटेड बाय एलजी ऑफ द दिल्ली अंडर द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1957. दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स इन एमसीडी मीटिंग्स. ना आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, और इज द डी नीदर 1 नॉट 2. अगेन आपको 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं. वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए. ओके, लेट्स सी द आंसर. आंसर बच्चे सी है, दोनों ही करेक्ट हैं. एज आई टोल्ड यू इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, लेकिन ये जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं उसमें ये बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं. तो वार्ड कमिटीज में आपको स्टैंडिंग कमिटीज देखने को मिलती हैं, एंड स्टैंडिंग कमिटीज के जो भी इलेक्शंस हैं उसमें ऑल्डरमैन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. सो दैट इज वाई जो वार्ड कमिटीज हैं उसमें ये काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं. दो इनके पास एमसीडी में वोटिंग राइट्स नहीं है, बट दे इफेक्टिवली पार्टिसिपेट. मैनेजमेंट इन्हीं के पास होती है. ठीक है जी. सो आप देख सकते हैं एलजी नॉमिनेट करते हैं ऑल्डरमैन को. किस एक्ट के तहत? इट इज दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1957.
क्लैरिटी है, ठीक है जी। सो दीज वर द न्यूज अगेन पॉलिटी से रिलेटेड, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन, देखो पॉलिटी के वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं प्रीलिम्स में जो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी हमने आर्टिकल्स पढ़े आज वही पढ़े, जैसे हम आर्टिकल 370 की बात करते हैं, 35A की बात करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करते हैं। सो ये सारे ही जो टॉपिक्स हैं वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके पढ़े हैं, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।